को हम लोग देख लेते हैं। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटका में हुआ। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य की कैबिनेट में जादू उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया? असम में। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? लखनऊ में। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। ठीक है, याद रहेगा आपको, सुमित नागल ने ये जीत लिया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, किस राज्य सरकार ने एमबीपीएस में 500 रुपए की बढ़ोतरी की? एमबीपीएस क्या है? ये आपको हम बता दें, ये एक पेंशन स्कीम था, उड़ीसा में ये बढ़ाया गया। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन बनी है, इनका नाम है सिंधु गणपति, ये टीटी बन चुकी हैं। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया? उत्तर प्रदेश। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अलेक्जेंडर स्टब। पीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाई 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर। हाल ही में कहा दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? हैदराबाद। तो ये आज के करंट अफेयर्स हो गए, आप सबको मिल गए आज के करंट अफेयर्स। अब हमारा अगला पार्ट क्या होता है? मैप। और मैप में हमने आज बात की है फिनलैंड की। फिनलैंड कहाँ है भाई? यूरोप में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मैप वाले सीरीज पे फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि दुनिया है गोल, और जब मैं गोल मैप पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग गोल गोल हो जाते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप ये मैप कहाँ से लाते हो? कहीं से लाता नहीं हूँ खरीद के मैं। ये जो है, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें आपको भी मिल जाएगा, या मैंने इसको भेज दिया है आपके पास। ठीक है, ये ग्लोब डाउनलोड कर लोगे आप मैप सीरीज में, या तो आप एटलस का ही डाउनलोड कर लो, वो भी आपको एक्सेस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल में थोड़ा मुश्किल है इसको एक्सेस करना, समझ में आ गया? अभी फिनलैंड की बात हो रही है, तो आपको कल मैंने एशिया का कुछ पॉइंट्स आपको एशिया के बारे में बताया था मेरे प्यारे साथियों। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये है यूरोप। अब देखो यूरोप है कहाँ? यूरोप जो है इसके पास बहुत कम जमीन है, लीस्ट लैंड इसको कह सकते हो, लीस्ट लैंड, जमीन बहुत कम है। तो यूरोप को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक यूरोप पड़ता है, क्यों यूरोप के लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, इसको समझो। देखो ये जो ऊपर का आर्कटिक सी है ना, ग्रीनलैंड के ऊपर आइसलैंड, ये सब बर्फ से ढका रहता है, ये आर्कटिक सी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ऊपर इसकी बाउंड्री यूरोप की चली जाती है, आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक सी आप जो कह लो। नीचे ये कहाँ तक पड़ता है? नीचे पड़ता है मेडिटेरेनियन सी तक। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूले तो नहीं हो ना, ये भूमध्य सागर है। इधर अगर बात करोगे तो यूराल माउंटेन जो कि रूस में पड़ता है, मतलब यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी, ये बाउंड्री बनाता है। कुछ समझो, समझे बात को? ये बाउंड्री आपकी बनती है। पहले बाउंड्री पता होनी चाहिए। मान लो यूरोप कहते किसको है, वो जगह कहाँ है भाई, बाउंड्री तो दिखा होना चाहिए ना। तो जनरली किससे आप देखोगे? ओशियन से। ओशियन में क्या हो गया? एक मेडिटेरेनियन सी हो गया। इधर कौन सा ओशन है भाई? ये हो गया अटलांटिक। तो अब आप दिशा आप क्लियर करो, ईस्ट में क्या है? अटलांटिक, साउथ में इसके मेडिटेरेनियन हो गया, ऊपर आर्कटिक ओशियन हो गया, तीन तरफ हो गया। अब यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया का बाउंड्री है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दिमाग में छाप लो, कॉपी में छापने का कोई फायदा नहीं। यूराल माउंटेन जो है, ये बाउंड्री किसके किसके बीच में है? ये एशिया और यूरोप की बाउंड्री है। अब आपको एक चीज बताते हैं, रूस जो है ये इसका मैक्सिमम पार्ट यूरोप में है, इवन कि इसकी राजधानी कहाँ है? यूरोप में है। इतना ये बड़ा देश है। ठीक है, और इसका जो पूरा मेनलैंड है या ऊपरी इलाका जो साइबेरिया है, ये खाली मैदान है पूरा। तो ये मॉस्को देखो, ये यूरोप में चला आता है। इसको अगर मैं जूम करूंगा थोड़ा तो आपको दिखने भी लगेगा, सारे जंगल पर्वत पहाड़ दिख जाएंगे। तो आपको तो पहले ये बाउंड्री पता होना चाहिए। अब थोड़ा ऊपर के देश से आते हैं, फिनलैंड की ही बात हुई है तो फिनलैंड को ही लेते हैं और इसको ही आपको आज हम समझाएंगे। फिनलैंड के क्यों ये सबसे वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स आता है ना, उसमें सबसे खुश देशों में आता है। वहाँ किसी को कोई सरकारी नौकरी की टेंशन नहीं है, किसी को खाने पीने की टेंशन नहीं है। वहाँ लोग मतलब एक तरीके से जिंदगी जीने वाले कॉन्सेप्ट पे जीते हैं। ठीक है, वहाँ अमीर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, और आप देखोगे ना तो भारत में जितने संसाधन हैं उससे 1/10 भी इनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन इन द सेंस यहाँ पूरा बर्फ जमा रहेगा, यहाँ जो है सिर्फ झील है, आप क्या करोगे वहाँ बताओ। लेकिन फिर भी स्कैंडिनेवियन कंट्री देखो, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ठीक है, इन सबको मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हुआ। ठीक है,
अब इसी के नीचे ये आपको आ जाएगा बाल्टिक स्टेट। ध्यान से देखिए, ये सी है, छोटे छोटे सी एक्सेस हैं यहाँ पे, और इसको क्या कहते हैं, ये हेलेंस्की है उसकी राजधानी। ये बाल्टिक स्टेट है, जूम करने पे बड़ा हो जाता है। तो बाल्टिक सी है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन हो गए बाल्टिक सी के स्टेट। कोई दिक्कत हो तो अभी पूछते चलिएगा, तुरंत से तुरंत, कोई हड़बड़ी नहीं है, सभी को जवाब भी देना है। तो बाल्टिक स्टेट क्लियर हो गया आपको। बाल्टिक स्टेट कहाँ है सर? आप 50 क्वेश्चन जो रोज कराते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ जी करवाएंगे, अरे भेज देंगे, टेंशन ना लो, पहले पढ़ाई तो करो यार। पीडीएफ बटोर के क्या करोगे? पीडीएफ मतलब वो हाल हो गई है कि पीडीएफ बटोरेंगे, पढ़ कभी नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी। मैं बजट हर एवरी ईयर आता है, बजट का जो जिस दिन का बजट पेपर होता है द हिंदू, उसको रख देता हूँ कि बाद में पढ़ूंगा। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ वो कभी मैं बाद में नहीं पढ़ पाता हूँ। उस दिन पढ़ता हूँ, उसके अलावा सोचता हूँ कि बाद में भी बजट कभी रिवाइज कर लेंगे। नहीं, एक बार आपने पढ़ लिया फिर दूसरे सोर्स से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है। तो ये फालतू की चीजें दिमाग में जमा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर उतनी ही शिद्दत आपको है तो पूरे ईयर का करंट अफेयर्स हमारा मुश्किल से 40-50 रुपए का होगा, आप परचेज कर लो। परचेज करने के बाद आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करा सकते हो। 40-50 रुपए और लग जाएंगे प्रिंट कराने में, बहुत फालतू के करंट अफेयर्स है नहीं, तो आपका काम वो हो जाएगा। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये जो है बाल्टिक सी के बगल में बाल्टिक स्टेट है। याद रहेगा आपको। देखो, इसको पेनिनसुला और पेनिनसुलाज कहते हैं। यूरोप को क्या कहते हैं? पठारों का पठार। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें देखोगे आप समुद्र और पठारों, ये सब मतलब छोटे छोटे आइलैंड टाइप पूरे के पूरे देश हैं। अब बताओ आप, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसका यूके का अलग मतलब है, ब्रिटिश आइल्स का अलग मतलब है, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन का अलग मतलब है। ये सब आपको जानना चाहिए, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, किस बहुत बहुत दिन हो गए एक्सप्लेन, लेकिन कर दिया था। आपको आज बताना है कि इनमें क्या अंतर है। यूनाइटेड किंगडम का अलग मतलब है, ठीक है, इन सब को मिला दोगे तब ये यूनाइटेड किंगडम हुआ। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ इतना आता है, आयरलैंड मिलाओगे इसमें तब आपको आएगा, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, इन सबको मिलाओगे इसमें, 4-5 जो स्टेट हैं बड़े बड़े, इंग्लैंड हो गए, वेल्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यस। अब आपको मैं समझाता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो आपको समझने लायक है। ये हो गया आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि एशिया सॉरी यूरोप को, ये है पूरा क्या, यूरोप का इलाका है, यूरोप को अलग करता है अफ्रीका से। स्ट्रेट क्या होता है? पानी का एक छोटा सा पार्ट होगा जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज या लैंड को ऐड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? जी हाँ। तो यहाँ आप देखोगे तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, देखो दो लोगों को जोड़ रहा है ये, एक इधर वाले पानी को इधर से जोड़ रहा है ना, है ना? समझ में आ गया आपको? वाटर बॉडीज, मैं शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वाटर बॉडीज कहते हैं इसे। तो यहाँ से शुरू होता है पुर्तगाल, जो सबसे पहले 1498 में भारत आए थे, है ना, वास्को डिगामा लेकर के इनको आया था भारत लूटने, व्यापार करने, ठीक है, आए तो थे ये लोग व्यापार ही करने। तो यहाँ से पहले क्या आपको लगता है, ये सब करंट अफेयर्स की पार्ट नहीं है, ये मैप से जो जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है? पुर्तगाल देखो कहाँ है, ये कैसे कैसे आया होगा। पुर्तगाल के बाद आपको देखो स्पेन है, फ्रांस है। फ्रांस में आपको याद रखना है, आल्प्स माउंटेन का नाम आपने सुना होगा, कई सारे रिवर्स हैं जो सीखोगे तब तो। जितनी भी नदियों का नाम डी से है, जितनी भी जो ब्लैक फॉरेस्ट नाम आप सुनते हो, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, मतलब यूरोप में। तो आप लिख लो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में, यूरोप में, ठीक है। फ्रांस में क्या है, आल्प्स माउंटेन। तो दो चार आल्प्स पूछ लिए जाते हैं, दो चार क्वेश्चन माउंटेन और रिवर से। जितने भी डी नाम से नदी हैं यूरोप के, जैसे डेन्यूब, डाइस्टर, डॉन, ये सब कहाँ थ्रू आउट होती है? जैसे हमारा गंगा, हमारी गंगा कहाँ गिरती हैं, कहाँ अपना वो डेल्टा बनाती हैं गंगा, बताओ जरा। उसी तरीके से यहाँ जो है डॉन, नाइस्टर, डी से ही है ये नदी, डेन्यूब, ये सब की सब नदियां कहाँ, ब्लैक सी में गिरती है। जो डी वाली जितनी भी नदियां हैं वो ब्लैक सी में गिरती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसने, सर मैं आपको रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ 50 क्वेश्चन, अरे करवाऊंगा यार, रुको तो पहले, बाकी तो फैक्ट, ये भी तो क्वेश्चन ही है। आपको पता है डेल्टा डेनियम, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया का पढ़ लिए दिमाग खराब हो जाएगा, वहाँ एग्जामिनर का वो यूरोप का पूछ देगा, क्या करोगे? वहीं बैठे बैठे पागल हो जाओगे।
कि कहाँ से आ गया, हम तो एशिया पढ़ के आए थे। अरे आपके पढ़ने से उसको क्या, उसको तो मजा आता है आपका सवाल गलत हो जाए तो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, वोल्गा रिवर है, ठीक है। और यूरोप की सबसे बिजिएस्ट वाटर वे की बात करें, बिजिएस्ट वाटर वे मतलब समझ रहे हो, बिजिएस्ट मतलब वहां सबसे ज्यादा उद्योग धंधा वहां चलता है, तो उसको कहते हैं राइन नदी। सब लिख रहे हो कि बस भजन की तरह सुन रहे हो, सुन भी रहे होगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा इसरो के अध्यक्ष 1969, ये हुआ ना लड़का, ये लड़का पढ़ता है, कुछ जवाब भी देता है, बस भजन राम की तरफ भजन देखने से थोड़ी ना हो जाता है। हाँ ये चीज है। अब देखो फ्री मॉक टेस्ट जो मैंने कहा था वो हर वीक में तो मैं दे रहा हूँ। अब जिन बच्चों को डाउट लग रहा है, कल एक बच्चा था वो हमसे क्या कह रहा है कि सर इससे बढ़िया तो टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं। ले लो भाई, 2023 का पैटर्न वो रखा हुआ है, जाओ ले लो मजे से, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग ऐसे भी पढ़ने वाले नहीं है उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और वैसे भी करंट अफेयर्स का जो सीन है उसको मैं देख रहा हूँ, नहीं होगा तो पहले करना पड़ेगा तो कर देंगे, बाद में करना होगा तो भी कर देंगे, टेंशन नहीं लो आप इस चीज़ के लिए। अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर सबका सब एक ही बार लाद दिया है, क्योंकि उनको सेमेस्टर को पहले करना है। तो यूरोप की सबसे बिजिएस्ट वाटरवे कौन है, ये है आपका राइन नदी, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, यहीं पे है। आल्प्स माउंटेन कहाँ है, माउंट ब्लैंक, मैंने कल आपको यूट्यूब पे भी मैंने पोल में दिया था कि माउंट ब्लैंक आल्प्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ है, बहुत लोगों ने जवाब दिया था। तो जो जवाब दे रहे हैं ना उनकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। आपको यूरोप में सबसे छोटे छोटे और खुशहाल देश क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन इन लोगों ने बना लिया। सब लोग अलग अलग जब तक थे तब तक क्या हुआ, कोई भी अटैक कर देता था, आपस में भी लड़ते थे। तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया कि भाई नहीं हमें लड़ना नहीं है, हमें सब कुछ मिलके करना है। समझ में आ गया, नाटो भी के सब लगभग मेंबर हैं सबके सब। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप मैप के बाद आपको जो पढ़ना है, मैप के बाद वो क्या पढ़ना है, तो हमें आप बता दो। ब्लैक सी जो आप देख रहे हो, ये चूंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ब्लैक सी के अराउंड में कौन कौन से कंट्री हैं। मैंने एक दिन बहुत जबरदस्त ट्रिक बनाया था, जिन लोगों को पता है, नहीं जिन लोगों को पता होगा वो बताएंगे हमें कैसे। उसका मैंने ट्रिक दिया था RUBGT। सिर्फ पढ़ने से जग नहीं जीत सकते हो, रिवीजन भी करना होता है। तो R फॉर रसिया तो है ही, रोमानिया भी होता है, तो R में दो नाम है। U फॉर यूक्रेन, देखो ना मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ये हो गया यूक्रेन। B फॉर बुल्गारिया, बुल्गारिया कहाँ है बताओ, सोफिया है ना जिसकी राजधानी, यहाँ है बुल्गारिया, ठीक है। अब है जी फॉर जॉर्जिया, जॉर्जिया देखो इधर से है। बताओ टी फॉर टर्की, पढ़ लिए सब, भूल भाल गए, क्या फायदा। ब्लैक सी, और ब्लैक सी में सारी नदियां जो गिरती है वो किस से नाम है उनका, डी से नाम है। तो आपका तो काम हो गया बल्ले बल्ले, क्योंकि सर इजी वे में बता दिए। ये तो सोचते हो नहीं कि सर को ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा। तो बात आप समझ गए हो कि क्या दिक्कत है, यस। तो ब्लैक सी में अब जितने नाम हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टी फॉर टर्की, जी फॉर जॉर्जिया, बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, रसिया और रोमानिया आर से है। तो क्लीन एंड क्लियर ये चीजें आप समझ लो, रसिया, रोमानिया, ये सब यहाँ ब्लैक सी में। याद हो गया आपको। कैस्पियन सी, क्योंकि ये बाउंड्री है, कैस्पियन सी जो है ये बाउंड्री है यूरोप का एशिया में, तो इसको भी याद करना जरूरी है। इसमें कौन कौन से देश है भैया, देखो रूस तो है, क्योंकि इधर भी रूस है इधर भी रूस है, ठीक है। अब सब लिखोगे नहीं तो ध्यान से देखना पड़ेगा, तो देखो और याद करो। अजरबैजान है, बाकू जिसमें तेल के कुएं हैं काफी सारे, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, और ये जो है कजाकिस्तान है, ठीक है। तो अब आपको करना है ये याद, कौन कौन से देश है इसमें। टी के, ईरान है ना, टिकरा आप कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी याद कर लो, चार पांच देश ही तो है। रूस तो देखो दोनों तरफ है, ये कॉमन है। अजरबैजान, और ये हो जाएगा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। लगा, हाँ बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। सो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं देख लूँ कि कितने कितने बच्चे हैं जिनको ये सब याद था। कोई भी लग नहीं रहा है कि वो वैसे बच्चे जिनको ये याद था।
बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन। हाँ, ये चूंकि आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ काम आएगा। ठीक है, चलो ये अच्छा लगा मुझे जान करके कि आप लोग इसको पढ़ रहे हो, सीरियसली ले रहे हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जिसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए। हम लोग रोज क्या रिवाइज कर रहे थे? हिस्ट्री रिवाइज करते थे, और हिस्ट्री हमने छोड़ दिया था बीच में, तो पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, शाहजहां, शाहजहां के बारे में हमें पढ़ना था। याद करो, आप लोग भूल गए हो कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। अकबर को हमने देख लिया था, जहांगीर को भी देख लिया था। शाहजहां, इसने अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी, ये जो है थ्रोन पे बैठा इसी नाम से। ही वाज नोन फॉर दक्कन एंड फॉरेन पॉलिसी। ये दक्कन गुजरात का गवर्नर हुआ करता था शाहजहां। 1631 में ही डिफीटेड द पुर्तगीज, जिसने पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, ही मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल जिसको ही कहता था। और इसने ही क्या किया कि सारा धन भारत का लूट के लोग जमा किए हुए थे, और भारत का सारा धन से इसने ताजमहल बनवा दिया। ठीक है, इसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बनवाई, इमारत। खैर अच्छी बात है कि ताजमहल हमारे देश के काम आ रहा है, कुछ रेवेन्यू जनरेट करके हमको दे रहा है। रेवेन्यू मतलब वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनका 500-1000 रुपये लगता है, हम जाते हैं तो 10-20-50 रुपये टिकट लगते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो कम से कम शाहजहां काम तो आ रहा है देश के। शाहजहां का जो बनाया हुआ ये ताजमहल है। ताजमहल, जमा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। आप जाओगे दिल्ली में तो दिल्ली का जो लाल किला है वो टूरिस्ट प्लेस है, रेड फोर्ट। तो वहाँ जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोती मस्जिद है, खास महल है, नगीना मस्जिद है, जमा मस्जिद है। जमा मस्जिद का जनरली मतलब होता है मस्जिद जामी, इसको कहते हैं। मस्जिद जामी का मतलब होता है वहाँ जहाँ पे सब लोग जमा होकर के नमाज पढ़े। देखो, इस्लाम में एक चीज़ क्लियर रखना, ये जो जमा मस्जिद है या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे सभी लोग जमा होकर के नमाज अदा कर पाए, मतलब ईश्वर को याद कर पाए। ठीक है, तो इसमें मस्जिद का रोल, जो लोग ये ईगो से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, इसका कुछ खास नहीं है। मस्जिद मंदिर की तरह नहीं है कि उसमें कोई भगवान होते हैं या कुछ होता है। वो बस एक जगह है जहाँ पे सभी लोग नमाज पढ़ते हैं, लॉजिकली अगर सोचोगे तो। ठीक है, तो वहाँ पे सभी लोग जमा होकर के नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ भारत में, और पश्चिम की तरफ मुख करके तो पढ़ेंगे नमाज। ठीक है, और वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कुछ स्पेशल ओकेजन पे रोड पे या फील्ड में भी पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए जगह मायने नहीं रखती है। बट फिर भी मस्जिदों की जिद होती है, क्योंकि उसको लोग ईगो से, धर्म से, कुछ उसमें धर्म गुरु होते हैं जो इसको हवा दे देते हैं। ये लिटरल चीज़ें हैं। ठीक है, मस्जिद जामी मतलब सब लोगों को जमा होकर के एक जगह नमाज पढ़ना है, यही सच्चाई भी है। अब उसको कुछ लोग अमीर होते हैं तो भाई वहाँ अच्छा घर बनवा देते हैं, ताकि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हों उनको बारिश धूप से बचाया जा सके। यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सऊदी अरब हो या यूएई हो, इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो मस्जिद तोड़ देते हैं, वहाँ रोड बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरी जगह मस्जिद बना लेते हैं। ये एक सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। सो शाहजहां एबॉलिश द ईरानियन कोर्ट ट्रेडिशन सिजदा एंड, जो बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा एंड पाबोस। सिजदा था, जैसे सिजदा ऐसे ऐसे जो करते थे वो था। पाबोस एक वर्ड यूज होता था। पाबोस का मतलब होता है कि जो बादशाह है उसके पैर को चूमना। सब लोग सेशन लाइक कर दिए हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ने के क्रम में सेशन लाइक कर देना है, लाइक भूल जाना है। ठीक है, कर दियो। चलो, 1658 में ये अपने ही बेटों के द्वारा इसको कैद कर लिया जाता है, और इसी के बारे में शायद कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसको तो कैद किया ही किया, अपने भाई का सर काट के और थाली में प्रस्तुत किया था। किसको? इसी को, अपने पिता को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये इनकी करतूतें हैं, इसलिए कोई भरोसा नहीं कर रहा है आज के ज़माने में। समझ में आ रहा है? अब बताओ, अपने ही सगे भाई का को मार के और उसका सर प्रस्तुत करना, किसके सामने? शाहजहां के सामने। सब इतिहास है, इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वहां से आप लर्निंग लो। ये लोग कैसे थे, कैसे लुटेरे बन के दूसरे दूसरे देशों में जाते थे, और वहां आज पूरे देश को ही इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है इतने सालों में। इस्लाम धर्म 7th सेंचुरी के बाद निकला है ना। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक थॉट प्रोसेस है, मतलब थॉट है। खुद मोहम्मद साहब ने भी इसको धर्म की, मजहब का नाम बाद में इसे दे दिया गया है ना। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जूस यानी जो इजराइल का धर्म है वो, क्रिश्चियन, और बाद में इस्लाम,
ये तीनों एक ही वंशज के लोगों से निकला हुआ है। ये बड़ी खतरनाक बात मैं बता रहा हूँ, है ना। ये तीनों एक ही धर्म के लोगों से, ये सब जो लोग नहीं जानते हैं वो लड़ते हैं आपस में धर्म के नाम पे, जो लोग जान रहे हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। ये तीनों एक ही धर्म से निकला हुआ है ना, एक ही वंश से लोग अलग अलग निकले और वो तीन धर्म बनाए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इनके जो आप डिटेल में जाओगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लिटरेचर है, आप खुद डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप देख सकते हो। और ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्योंकि देखो ओल्ड टेस्टामेंट की जो किताबें हैं वो बाइबल में भी रिकमेंडेड है, इसमें भी इनमें भी रिकमेंडेड है, और जूस इजराइलियों में भी रिकमेंडेड है। तो 1658 में इसके बेटे ने ही इसको कैद कर दिया, और ये भी बेचारा ताजमहल में इसको दफना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जब ताजमहल को बनाने में 20 साल का टाइम लगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो इसको। इन 20 साल तक तो उसकी कब्र जो है उसको कहीं और रखा गया था, किसकी, मुमताज को। और चुपके से किसी दिन उसको उठा करके वहां से लाया गया और उसको ताजमहल में प्लेस किया गया। इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि उसको लाया गया। फिर जब ये मर गया तो इसकी भी कब्र बगल में बना दी गई। बात समझ में आया? तो यही चीजें हैं। जब वो सिंहासन पर बैठा तो वो ये सब चीजें हिंदी में मैंने लिख दी है भाई। अब आते हैं औरंगजेब, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, क्योंकि इसी ने सारी मस्जिदों को बनवाया था तुड़वा करके मंदिर को, ठीक है। सारे मंदिरों का ऊपर का भाग तोड़ देता था और उसको मस्जिद बना देता था। अब आप खुद सोचो इसका क्या इंटेंशन था। तो भारत को हिंदुस्तान इसलिए कहते थे क्योंकि ये हिंदुओं का देश था। धीरे धीरे माइग्रेशन बढ़ा और यहाँ बाकी के धर्म आ गए, लेकिन ये कैसा जस्टिस है कि तुम शासक हो तो तुम वो चीज बदलने चले हो जो तुम्हारा है ही नहीं। तो औरंगजेब ने ये अच्छा खासा किया। ऐसा एक रिकॉर्ड है कि इसने 4000 मंदिरों को लगभग तोड़ा था, उसी का आजकल ये विवाद है, ठीक है। तो कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब वाज हेल्ड ट्वाइस। इसकी दो बार कोरोनेशन, मतलब इसकी जो पद को क्या कहते हैं, राज्यभिषेक दो बार हुआ। पहली बार 1658 को दिल्ली में हुआ, दूसरा राज्यभिषेक 1659 को दिल्ली में खजवा और देवराय की लड़ाई की सफलता के बाद हुआ। अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन, इसको देखो आप, समझो इसका भी नाम, ठीक है। औरंगजेब जैसे हिंदुओं में भी हिंदुस्तान में जैसे पुराने राजा होते थे, परम्बटारक, महाराजा धीराज, उग्रसेन, ऐसे टाइप का नाम। तो ये लोग भी अपना मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर बादशाह की उपाधि धारण किए, ठीक है। 1675 में गुरु तेग बहादुर को, अब देखो सिखों को बेचारे बेचारे ये लोग सिख जो हैं ये भी एक पंथ निकला, ठीक है। इसके 9वें गुरु को इसने पकड़ लिया। अब पकड़ के आरी जो होता है ना, जिससे लकड़ी को काटते हैं, तो उससे इनको, गुरु तेग बहादुर को आरी से कटवा दिया बीचों बीच। अब कोई आदमी खड़ा है, उसको आरी से काटेंगे तो ये कितना खतरनाक बात है। कश्मीर फाइल्स की जो आप देखोगे वो लास्ट वाली सीन, वही वाला हाल है। अब बाकी आप समझ सकते हो। तो इनको किसी भी केस में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, और इनके बनाए हुए चीजों को। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी तरीके की अवेयरनेस हो, ठीक है। 1675 में गुरु तेग बहादुर को इन्होंने आरी चलवा दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब होता है जो दान पुण्य खूब करे। तो सीधा सा मतलब है कि जो वहां के स्टेट के जो प्रोटेक्टोरेट में रहते थे लिटरेचर लिखने वाले, वो उसकी तारीफ करते ही थे। नहीं करेंगे तो वो उन पे भी आरी चलवा देगा, है ना। तो ये हर जगह हुआ है, ऐसा नहीं है, सब जगह ये हुआ है। इंडिपेंडेंट वो लोग नहीं रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर फोर्ट में हो गई, उसे दौलताबाद दफनाया गया। जय सिंह द्वारा किए गए आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब उनको कैद कर लिया। अच्छा, धोखा देने में, मारने में ये लोग उस्ताद थे। शिवाजी को बेचारे गए मिलने, इन्होंने कैद कर लिया। फिर वो बुद्धि लगा करके यहाँ से निकले बाहर, ठीक है। तो ये था कहानी, इसको खत्म करना जरूरी था, इसीलिए मैंने आज इसको खत्म कर दिया। क्योंकि जो बच्चे लाइन से देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें एक लाइन से मिले उनको, ठीक है भैया। कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? 45 क्वेश्चन तक आई थिंक पहुंचे थे, ठीक है। अब मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकेम सोर। देखो इसका मैं हिंदी अनुवाद कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए, मिल्क को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम में वो खट्टा हो जाता है। किस एसिड की वजह से? 46 क्वेश्चन से आपको करना है। ये रेड में जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन है। बताइए, अगर दूध को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये दूध जो है
बच्चा है जो इसका जवाब दे रहा है। लैक्टिक एसिड, जी हाँ, लैक्टिक एसिड की वजह से वो खट्टा हो जाता है। और ये सिर्फ जवाब दिया है किसने मालूम है? ये जवाब दिया है आपके अभिषेक ने। बाकी लोग बस आते हैं भजन गाने। क्या देखो, कार्बनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा किस भी फ्रूट में पाया। अब ये कहाँ पाया जाता है भाई? आपको बायो केमिस्ट्री दोनों पढ़ो आप, बायोलॉजी केमिस्ट्री, आपको मिल जाएगा कहाँ कौन सा एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। दो दो प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स, आ ही गया क्वेश्चन। ग्रेप्स यानी अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है बताओ। अब मैं साइड हो गया हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन 47 नंबर, एसिडिक एसिड, सिट्रिक, मैलिक एसिड या टार्टरिक एसिड, कौन बताएगा इसको? ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? पुणे में मॉस्किटो टॉर्नेडो फैल गया है, मतलब ये तो अजीब ही बात है। मौसम को लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं और पुणे शहर में मॉस्किटो का एक झुंड बहुत बड़े टाइप से है और वो हमला कर दिया है। अब ये मॉस्किटो काटेंगे तो कम से कम कौन सी बीमारी होगी वो मॉस्किटो ही बताएंगे। तो इंसानों ने अति कर भी दी है। सब लोग चाहते हैं कि शहर में ही रहें और ज़्यादातर ये सब परेशानी शहर में ही हो रही है। सो बताओ भैया, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? देखिए जरा कितने लोगों का सही है। टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, लास्ट वाला, यानी 47 का कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर होगा, ठीक है। 48, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? देखो आपको ये याद ही करवा दूंगा मैं, जो आपसे पूछा गया है बार बार। कितने लोग जवाब दे रहे हैं सब देख रहा हूं मैं। टोमेटो, टोमेटो एसिड नेम, ठीक है। कोई तो था जो पूछ रहा था सर 50 क्वेश्चन करवाओ, अब गायब हो गए। टोमेटो का क्या कहानी है भैया जिंदगी में? कौन से लोग हैं? टोमेटो का बताइए हमें। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक, मैथनोइक, सिट्रिक या ऑर्गेनिक एसिड? टोमेटो में होता तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। कितने लोगों ने आंसर किया सिट्रिक, सिट्रिक, सिट्रिक। राहुल लॉ, राहुल आप लेट नहीं हो गए? लेट तो हो गए बच्चे। ये बताओ 48 का राइट आंसर। 49 का कुछ लोग बता रहे हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज कोटेड विथ एल्यूमिनियम, गैलेना, सिल्वर, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो सर वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में। ऑक्सैलिक एसिड होगा टोमेटो में, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक एसिड लिखा गया है गलती से, तो इट्स माय बैड, ये आप रख लेना ऑक्सैलिक एसिड हो। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद जिंक। 49 का, 48 का बी, मैथनोइक एसिड। मैथनोइक इसमें नहीं होता है माय डियर, टोमेटो में मैथनोइक होता है। हाँ जी, क्यों लेट हो गए आप लोग? देखो शाम वाली जो क्लासेज हैं आज से, पीजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो आ ही रही है, अलग अलग क्लासेज आएंगी। बट ये सिंगल सिंगल क्लास आएगा। अब अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म आ चुका है और सब कुछ, अब उन वाले बच्चों को बचाना है, तो उनके लिए हमें सारे क्लास रीशेड्यूल करने पड़े हैं जो आपके काम के भी हैं। तो आप लोग भी बने रहिएगा और इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करना है तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए। और एग्जाम, इस बार एग्जाम लग रहा है कि वो देर नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, देखो जो कपूर होता है उसको जैसे जलाओगे तो लिक्विड में नहीं, सीधे वाष्प बन जाता है, वेपर बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, सब्लाइमेशन, मेल्टिंग या फ्रीजिंग? बताइए। क्या कहते हैं इसको?
जितने क्वेश्चन मैं, हाँ क्वेश्चन हिंदी में एक्चुअली ये नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कपूर है, ले आऊंगा, डोंट वरी मेरे भाई, ऐसे ही ना बोलो, मैं हिंदी में लाऊंगा। कपूर है उसको सबलाइमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कल से वाला जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में ही आएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोग करने के मूड में हो नहीं, मैं सर को लेकर के आऊंगा और उनसे ये सारा क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ वाला। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग शाम में क्लास देखते हैं सर अगर आते हैं तो आज के लिए काफ़ी चीज़ें रिवाइज की हमने, तो थोड़ा दोस्तों को शेयर करना है आपको। और थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए। बाय फॉर नाउ।